नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत भारतीय प्रशासन की वर्तमान विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि भारतीय प्रशासन का विकास भारत के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भ, संस्कृति और वातावरण और कारणों से प्रभावित रहा है। वर्तमान तक की भारतीय प्रशासन की यात्रा विभिन्न संदर्भों, स्थितियों से प्रभावित रही है और भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है ब्रिटिश विरासत। सन 1947 में सत्ता हस्तांतरण के बाद ब्रिटिश हाथों से भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का, दो देशों का, दो राष्ट्रों का उदय हुआ और अगस्त 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारतीय प्रशासन की जो विशेषताएं थी, जो ब्रिटिश शासनकाल के समय विद्यमान थी, वो स्वीकारोक्ति के साथ या प्रत्यक्षतः परोक्षतः वो आज भी परिलक्षित होती है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, सचिवालय व्यवस्था, नौकरशाही की कठोर कार्यप्रणाली, संघीय व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक अनामता, गोपनीयता, कमेटी व्यवस्था, जिला प्रशासन, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन इत्यादि ब्रिटिश शासन के मुख्य प्रभाव हैं। इन इत्यादि बिंदुओं पर ब्रिटिश शासन के मुख्य प्रभाव रहे जो आज भी भारतीय प्रशासन में देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों के समय विकसित कानून या नियम, प्रक्रियाएं, परंपराएं भारतीय प्रशासन में आज भी विरासत के रूप में परिलक्षित अथवा दिखाई देती है। दूसरा है प्रशासन का कानूनी आधार। भारतीय प्रशासन कोई तानाशाही या राजशाही या चमत्कारिक सत्ताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि एक वैधानिक आधार पर आधारित है, कानूनी मान्यता पर आधारित है, संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार ही यह प्रशासनिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप, उसकी संरचना प्राप्त हुई है। इंदिरा गांधी ने कहा कि कानून राजाओं का राजा है, इसलिए राष्ट्र की समस्त नागरिकों की भावनाओं की इच्छाओं का पर्याय संविधान प्रशासन तंत्र को एक वैधानिक सत्ता प्रदान करता है, दिशा निर्देश देता है और उसको कार्य करने की एक संरचना और क्रियान्विति प्रदान करता है। तीसरा बिंदु है संघीय ढांचे का प्रभाव। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, जहाँ संघीय स्तर पर जिससे केंद्र सरकार और राज्यों में विभिन्न प्रांतीय सरकार कार्य करती है। संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में शासन के कार्यों को संघीय, प्रांतीय, संवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको संघीय सूची में, प्रांतीय विषय या राज्यों सूची पर रखे गए हैं और दोनों विषय जो संघीय और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं उनको संवर्ती सूची में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर रेलवे, डाक, दूरसंचार, विदेश नीति ये केंद्र सरकार अथवा संघीय विषय सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन ये राज्य सरकारों के अधीन है, राज्य सूची के विषय हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में एक संघीय व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जो आज भी संचालित है, दिखाई देती है, आज भी क्रियाशील है। अगला बिंदु है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन है। भारतीय प्रशासन लोकतांत्रिक मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं पर आधारित है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणाओं को अपनाया गया है। जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि न केवल विधायिका के कानून निर्माण में कार्य करते हैं, बल्कि कार्यपालिका के मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं या प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर की नगर निगम, नगर पालिकाएँ या ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को एक प्रबलता प्रदान करने के लिए वर्तमान तक ये का जो सफ़र है वो एक सकारात्मक सफ़र रहा है। ये कहें स्थानीय संस्थाओं को और मजबूती प्रदान की गई है। खास करके 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इन स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक जामा दिया गया है, जामा पहनाया गया है, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अगला बिंदु है कल्याणकारी प्रशासन। भारतीय प्रशासन एक कल्याणकारी प्रशासन है। यह कहें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारे कार्यों को प्रत्यक्षतः परोक्षतः लोक प्रशासन या शासन या प्रशासन उसको स्वयं प्रत्यक्षतः परोक्षतः करता है। चाहे माँ के गर्भ से
बच्चा पैदा होने से पहले टीकाकरण या मृत्यु के पश्चात उसको बीमा या संपत्ति का निपटारा, ये सभी कार्य प्रशासन के माध्यम से संपादित होते हैं। आज लोक कल्याणकारी स्वरूप का ही परिणाम है कि न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना, ये न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, पेयजल, रोजगार, ये सभी कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय प्रशासन का स्वरूप कल्याणकारी प्रशासन की श्रेणी में आता है। अगला बिंदु है विकासोन्मुख प्रशासन। जहाँ ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासन एक नियम की प्रकृति का था, शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती थी। आज प्रशासन नियम की प्रकृति के साथ साथ विकासोन्मुख प्रशासन है, जो कल्याणकारी राज्यों दायित्वों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। प्रशासन तंत्र द्वारा सरकारी क्रियाओं को एक विकासोन्मुख बनाने के लिए संरचना, उनकी प्रक्रिया, उनके उद्देश्यों को जनोपयोगी बनाने के लिए क्रियाशील है, गतिशील है और सक्रिय है। अगली जो विशेषता है वो है जवाबदेह प्रशासन। प्रशासन कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कार्मिकों को पर्याप्त रूप से प्राधिकारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लेकिन ये अधिकार अनन्य नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व के साथ सुनिश्चित किए गए हैं। प्रत्येक कार्मिक के ऊपर राजनीतिक रूप से नियुक्त मंत्री संविधान, जनता, कानून या व्यवस्था के प्रति इनको सभी को जवाबदेह बनाया है, उत्तरदायी बनाया गया है। उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की है। विधि का शासन व्यक्ति के बनाए व्यक्ति को एक निरंकुश बनाने से रोकता है। लोक प्रशासन की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण की प्रणालियाँ भी अपनाई गई हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा प्रशासनिक जवाबदेहिता और नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाती है। अगला बिंदु है नौकरशाही का वर्चस्व। आज भी भारतीय प्रशासन में अन्य देशों की तरह जो कल्याणकारी राज्यों की संपूर्ति के लिए विभिन्न प्रशासनिक तंत्र की संरचना में लगे होते हैं, उनमें नौकरशाही का वर्चस्व देखने को मिलता है। भारत में भी नौकरशाही का वर्चस्व देखने को मिलता है। भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार, अकार्यकुशलता, अनुशासनहीनता, नौकरशाही के अवगुण विद्यमान है। यद्यपि भारत में प्रशासन के बाहरी स्वरूप विकासोन्मुख कल्याणकारी दिखाई पड़ता है, फिर भी आंतरिक स्वरूप की कार्यशैली आज भी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। तो इस प्रकार भारतीय प्रशासन नौकरशाही का वर्चस्व दिखाई देता है। अगला बिंदु है विधि का शासन। आज भारतीय प्रशासन विधि के शासन के द्वारा संचालित है। जैसा कि डाइसी ने कहा कि विधि का शासन सभी के लिए आवश्यक है, जहाँ तीन बातें: कानून की सर्वोच्चता होती है, दूसरी कानून की नज़र में सभी समान होते हैं, तीसरी जिन मामलों में अस्पष्टता हो वहाँ न्यायिक निर्णय के द्वारा अंतिम निर्णय किया जाना चाहिए। ये विधि सम्मत व्यवस्था, विधि का कानून भारतीय प्रशासन की एक अनोखी विशेषता के रूप में वर्तमान में परिलक्षित होती है। अगला बिंदु है भारतीय प्रशासन की अगली मुख्य विशेषताओं में से एक है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। चूँकि शासन की शक्तियों के परस्पर संतुलन को रोकने के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया जाए। ब्रिटिश शासनकाल में है जहाँ कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ प्राय एक ही प्राधिकारी के पास, एक ही संस्थाओं के पास रहती थी। स्वतंत्र भारत में संविधान के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का न केवल पृथक्करण किया गया है, शक्ति संतुलन स्थापित किया गया है। ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि प्रशासनिक सुधारों को गति मिल सके, प्रशासनिक निरंकुशता को रोका जा सके, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और शासन को विधि सम्मत तरीके से संचालन में सहयोग मिल सके। अगला बिंदु है प्रशासनिक सुधार के निरंतर प्रयास। चूँकि प्रशासन विशिष्ट लक्ष्यों, हितों, उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, लोक कल्याणकारी भावना के लिए या न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम विकास की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक तंत्र को वर्तमान परिस्थितियों के साथ तालमेल रखना आवश्यक होता है। इसलिए प्रशासन की संरचना, उनके उद्देश्य, उनकी संगठन, उनकी रीति नीति में समय अनुसार बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। इन बदलावों को देखते हुए विभिन्न स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई और ये प्रशासनिक सुधारों के निरंतर प्रयास भी हुए। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न समितियों, आयोगों के माध्यम से ये विभिन्न प्रशासनिक सुधार किए गए। अगला बिंदु है स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण स्वरूप। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन या शहरी स्थानीय प्रशासन
का विकेंद्रीकरण स्वरूप आज वर्तमान में भारतीय प्रशासन में देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगा और उनको ऐसी शक्तियां और ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो स्थानीय संस्थाओं की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होंगे। 1959 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत नागौर से हुई थी, तो वो आज भी 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात स्थानीय संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ये स्थानीय संस्थाओं का एक विकेंद्रीकरण स्वरूप प्रशासन में दिखाई देता है। अगला बिंदु है लोक सेवाओं में भर्ती की योग्यता प्रणाली। लोक सेवा भारत में लोक सेवाओं को एक योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां संघ लोक सेवा आयोग या दूसरे निकाय हैं तो वो भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तो राज्यों में भी इसी प्रकार के राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य रिक्रूटमेंट की एजेंसियां हैं, वो योग्यता आधारित भर्ती का निर्धारण करते हैं। योग्यता के मापदंडों, योग्यता के मानकों का निर्धारण, उनके संदर्भों का निर्धारण भी एक निष्पक्ष और तटस्थ रूप से इन आयोगों के द्वारा किया जाता है। अगला बिंदु है लोक सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था। लोक सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था फ्रांस भारत के संविधान के अनुच्छेद की धारा 311 में प्रावधान है कि लोक सेवक न्यायालय की शरण में को जा सकते हैं अपने संरक्षण के लिए। वो कोई भी कार्य करते हैं पदासीन रह के, तो वो उनको व्यक्तिगत कार्य नहीं, वो सरकार के कार्मिक के रूप में करते हैं, इसलिए उनको न्यायिक संरक्षण मिलना चाहिए। राज की सेवा में आना उनकी पसंद हो सकता है। कुछ लोगों का मान्यता ये भी है कि सेवा में अत्यधिक सुरक्षा के कारण ही ये लोक सेवाएं अधिक सक्षम और सफल होती हैं। कुछ मानक ये भी कहते हैं, कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि अत्यधिक सुरक्षा के कारण इनमें अकुशलता और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। अगला बिंदु है सामान्यज्ञों की प्रधानता। भारतीय प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों की सामान्यज्ञ विशेषज्ञ दोनों ही प्रकार के कार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय प्रशासन में विशेषज्ञों के स्थान पर सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में सामान्यज्ञों की संख्या बहुत अधिक है और साथ ही साथ प्रशासन के में इनका पूर्ण वर्चस्व है, या कहें उच्च पदों पर पदासीन सामान्यज्ञ ही होते हैं, जबकि विशेषज्ञ इनके अधीन कार्य करते हैं। इसलिए भारतीय प्रशासन का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें विशेषज्ञों की बनस्पत सामान्यज्ञों को अधिक वरीयता या प्रधानता या महत्व दिया जाता है। अगला बिंदु है लोक सेवाओं की राजनीतिक तटस्थता एवं अनामता। लोक सेवाओं के जो प्रकृति है भारत में वो तटस्थ है, अनाम है, वो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं। इनकी राजनीतिक तटस्थता रहनी चाहिए। इन्हें वैधानिक रूप से बहुत सीमित अधिकार प्राप्त हैं, इनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक सेवक ना तो राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, ना उसे चंदा दे सकता है, ना सार्वजनिक मंच पर कोई राजनीतिक भाषण दे सकता है। केवल वो पर्दे के पीछे जो कार्यपालिका द्वारा या राजनीतिज्ञों मंत्रियों द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने, उनको तटस्थ रूप से निष्पक्ष रूप से एक सलाह परामर्श देने के ही कार्य कर सकता है। इसलिए लोक सेवक अनामता की दृष्टि से बिना किसी प्रलोभन के या बिना किसी यश प्राप्त करने के अपने कार्यों को महत्व देते हैं। और भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का अंतिम बिंदु है राज्य की सेवाओं में जो गोपनीयता है उसकी एक कड़ी व्यवस्था वर्तमान में देखने को मिलती है। भारतीय लोक प्रशासन की यह प्रमुख विशेषता ये भी है कि यहाँ एक कड़ी राजकीय गोपनीयता है। बिना उच्च स्तरीय गंभीर विचार विमर्श के कोई भी दस्तावेज को बाहर नहीं किया जा सकता, पब्लिक के सामने नहीं लाया जा सकता। राजकीय गोपनीयता कानून जो ब्रिटेन में 1911 में बनाया गया था, वो बिना किसी संशोधन के आज भी भारत में 1923 से लागू है। राजकीय गोपनीयता के परिणाम स्वरूप ही प्रशासनिक तंत्र में या प्रशासनिक संरचनाओं में कार्य करने वाले या प्रशासनिक संगठनों में कार्य करने वाले कार्मिक संगठन की जो अपनी गतिविधियाँ हैं, कार्यविधि हैं, उनको गोपनीय रखते हैं। लेकिन सूचना के अधिकार के बाद प्रजातंत्र में इन गोपनीयताओं की जो स्थिति है वो क्षीण हुई है, कमज़ोर हुई है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासन एक सुदृढ़, मजबूत, लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक स्वरूप धारण किए हुए है, साथ ही साथ जनता के हितों की पूर्ति करने में संलग्न है। धन्यवाद।